भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं योगेश सर और पर्यावरण अध्ययन में मैंने आपको बताया था टॉप 50 क्वेश्चंस में आपके लिए लेकर आऊंगा सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट एग्जाम्स के लिए। तो ये इसकी लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम 40 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ ईवीएस आपको दिख जाएंगे। तो आपने इससे पहले 40 प्रश्न पढ़े, आपने देखा कि कितने उम्दा लेवल के प्रश्न थे। आज की इस वीडियो में कुछ और 10 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको मिले हैं और उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख सकते हैं ये बाल विकास के हैंड रिटन नोट्स हैं। ऐसे ही हमारे पास ईवीएस हिंदी के भी हैंड रिटन नोट्स हैं। आप सब लोग टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर ये आपको आपके एग्जाम से पहले हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। जब आप या फिर कोई बच्चा ईवीएस पढ़ रहा है तो आपको उससे क्या लाभ मिलेगा। जैसे अभी आप ईवीएस पढ़ रहे हो, आपको क्या लाभ मिल रहा है। आपको तो एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन छोटे बच्चे को जब आप ईवीएस पढ़ाते हो तो उसको क्या बेनिफिट होगा। देखिए, ऑप्शन 1 है पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण का जो भी इंपॉर्टेंस है वो उसको पता लग जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण की उसको जानकारी हो जाएगी। प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय उसको पता लग जाएंगे, या फिर ये सारी चीजें। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। और इस वीडियो के एंड में जब ये लाइव प्रीमियर खत्म हो जाए उसके बाद नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, है ना। आज के प्रश्न हैं वो थोड़े से इजी रखे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके 9 या फिर 10 सही होने चाहिए। हर बच्चे के 9 सही होने चाहिए या फिर 10 में से 10 सही होने चाहिए। अगर आपके इसमें से 8 भी सही होते हैं तो आपको पढ़ने की और ज्यादा आवश्यकता है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। 4 नंबर इसका आंसर है। जब बच्चा कोई ईवीएस पढ़ेगा तो उसको पर्यावरण का महत्व भी पता चलेगा, उसको प्रदूषण की जानकारी भी होगी और उस प्रदूषण को रोकने के वो उपाय भी जान पाएगा। तो 41वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण संबंधी कौन सी समस्याएं आती हैं। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप पर्यावरण अध्ययन का पार्ट यानी कि कोई भी पार्ट या फिर पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ा रहे हो कक्षा में, तो शिक्षण संबंधी आपके सामने कौन सी समस्याएं आएंगी बताइए। शिक्षक का व्यक्तित्व, त्रुटिपूर्ण शिक्षक पद्धति, नीरस अध्ययन। बताइए नीचे कमेंट्स करके, या फिर ये सभी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण संबंधी कौन सी समस्याएं आती हैं एक बच्चे को। अच्छा, यहाँ पर बच्चे की बात की जा रही है, ऑप्शन से हमें पता लग रहा है कि बच्चे की बात की जा रही है कि बच्चे को क्या समस्याएं आएंगी, है ना। टीचर की बात नहीं की जा रही है। शिक्षक का जो पर्सनैलिटी है उससे उसको समस्या आ सकती है, त्रुटिपूर्ण वो पढ़ा रहा है उससे समस्या आ सकती है, या फिर वो नीरस तरीके से एकदम अध्ययन करवा रहा है, एकदम बोरिंग। बताइए। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। एक बालक को शिक्षण से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आ सकती है। टीचर का अगर पर्सनैलिटी ठीक नहीं है तो बच्चे को समस्याएं आएंगी। टीचर जहां पर बोलने की बात है वहां पर ज़्यादा बोल रहा है, जहां पर बोलने की वो जरूरत नहीं है फिर भी चिल्ला रहा है, तो ये क्या है, पर्सनैलिटी अगर में कमी है पर्सनैलिटी में तो क्या है, बच्चे को कमी आएगी। तो ये सारी कमियां आ सकती हैं पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, किसी बालक द्वारा प्रतिदिन गृह कार्य न करके लाने के क्या कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कोई बालक है, आप उसको होमवर्क दे रहे हो और डेली क्या है वो होमवर्क कर नहीं ला रहा है, तो इस चीज के क्या कारण हैं बताइए नीचे कमेंट्स करके अपने आंसर। गृह कार्य अधिक मात्रा, यानी कि गृह कार्य की आप अधिक मात्रा दे रहे हो उसको। गृह कार्य अस्पष्ट या बिना अभ्यास कराए ही करवा रहे हो आप उसको। समय का अभाव है इस वजह से नहीं कर रहा है, या फिर ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। बताइए, कोई बच्चा है, नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बताइए। कोई बच्चा है होमवर्क नहीं कर रहा है तो क्या कारण हो सकता है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। ज्यादा गृह कार्य दे दोगे अधिक मात्रा में तो भी नहीं करेगा, पहले ही स्पष्ट नहीं है चीजों को या फिर पहले ही प्रैक्टिस नहीं करी है बच्चे ने तो भी नहीं करेगा। समय का अभाव, यानी कि उसके पास कुछ समय नहीं है पढ़ाई के लिए, कुछ और काम व्यवस्था, फिर भी वो गृह कार्य नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए, पर्यावरण अध्ययन में अध्यापक के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। अच्छा, ये समस्याएं हैं अध्यापक के सामने। अभी हमने क्या पढ़ा, बालक के सामने क्या समस्याएं हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि टीचर के सामने क्या समस्याएं आएंगी जब वो पर्यावरण अध्ययन की क्लास ले रहा होगा कक्षा में। बताइए। बालकों में अनुशासनहीनता, गृह कार्य न करके लाना, कक्षा से भाग जाना,
या फिर ये सभी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है, कोई अध्यापक है पर्यावरण अध्ययन का, उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। बालक जब अनुशासनहीनता करेंगे तो वो भी शिक्षक के लिए एक समस्या है। होमवर्क नहीं करके लाएंगे तो वो भी एक समस्या है। कक्षा से अगर भाग जाएंगे तो वो भी शिक्षक के लिए क्या है, एक समस्या है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। चलिए ये देखिए अभी तक आपने 4 प्रश्न पढ़े और चारों प्रश्नों के आंसर क्या थे, ऑप्शन नंबर 4 है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। जब आप शिक्षण प्रक्रिया, हमारी जो पूरी शिक्षण प्रक्रिया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है वो इसका अंग ही नहीं है। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर, क्या नहीं है अंग। शिक्षक कोई अंग नहीं है, शिक्षार्थी अंग नहीं है, कक्षा कक्ष अंग नहीं है, या फिर शिक्षण विधि। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। चलिए आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। कक्षा कक्ष जो क्लासरूम है वो शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। एक शिक्षक भी शिक्षण प्रक्रिया का अंग है और छात्र तो होगा ही शिक्षण प्रक्रिया का अंग। इसके अलावा पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम रखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं, एक आपका हो गया स्टूडेंट, एक हो गया आपका टीचर और एक हो गया आपका पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। और करिकुलम में कुछ भी आ सकता है, शिक्षण विधि है। कक्षा कक्ष नहीं हो सकता क्योंकि कक्षा तो कहीं पर भी लगाई जा सकती है। एक कक्षा कक्ष में, एक क्लासरूम है उसमें भी कक्षा हो सकती है। कक्षाएं तो पहले आपके पेड़ के नीचे भी होती थी, गुरुकुल में भी होती थी। तो कक्षा कक्ष कभी नहीं रहा है शिक्षण प्रक्रिया का अंग, याद रखेंगे। 45 वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सतत और व्यापक आकलन करते समय आप किसे उच्च स्तर पर रखेंगे। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं सतत और व्यापक। सतत यानी कि लगातार, व्यापक यानी कि पूरा ओवरऑल, उसका पूरे 1 साल का, पूरे 6 महीने का, तो ओवरऑल सभी पक्षों का आकलन कर रहे हैं एक बच्चे का। आप एक टीचर हैं तो उच्च स्तर पर आप किस चीज को रखेंगे। सबसे पहले आप क्या रखेंगे, उस बच्चे का श्रुतलेख यानी कि उसको सुनेंगे, उसका सुलेख कैसा उसने लिखा है वो देखेंगे, या फिर बालकों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, या फिर आप ये देखेंगे कि भाषा किस तरह की, जो भाषा है बालक वो प्रयोग कर रहा है किस तरह की, क्या उसकी क्षमताएं हैं, या फिर लिखित प्रश्नों को रखेंगे आप। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर कि आकलन करने के लिए सबसे उच्च स्तर पर आप क्या रखेंगे। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। बालकों के द्वारा जो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की जा रही है उसको सबसे पहले देखा जाएगा बच्चे का आकलन करने के लिए, है ना, याद रखेंगे। एनसीईआरटी ने एक शैक्षिक सत्र कोर्स को कितने सेमेस्टर में विभाजित किया है। एनसीईआरटी के द्वारा एक जो सेशन होता है 1 साल का, उसको कितने सेमेस्टर में बांटा गया है एक शैक्षिक सत्र को। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। 2 सेमेस्टर में है, 3 सेमेस्टर में है, 4 में है, या फिर 5 सेमेस्टर में, कौन सी सेमेस्टर प्रणाली चलती है। चलिए बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। 2 सेमेस्टर होते हैं एक सेशन में, आपको पता है 2 ही सेमेस्टर होते हैं। एक शैक्षिक सत्र में कितने सेमेस्टर होती हैं, 2। चलिए पहला वाला आंसर है, एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तकों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के अनुसार कब संशोधित किया। पहले क्या थी, पाठ्य पुस्तक जो थी वो मूल्यांकन यानी कि व्यापक और सतत मूल्यांकन के अकॉर्डिंग नहीं थी। फिर कौन सी साल में एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तकों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के अनुसार संशोधित किया, अमेंडमेंट पाठ्य पुस्तकों में कब किया, बताइए। सतत और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, है ना, याद रखेंगे आप। और इसका सही जवाब आप नीचे कमेंट्स करिए और मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूं। ये हुआ था सन 2010 में। सन 2010 में एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तकों को संशोधित किया था, किस लिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना के अनुसार। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सामने इंपॉर्टेंट जरूर लिखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्या ही लिखिएगा, 50 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टॉप 50 है और 50 के 50 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रफ कॉपी लीजिए, उस रफ कॉपी में 50 प्रश्नों को आप लिखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे देखिए, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में सम्मिलित होना चाहिए। पर्यावरण की जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है, उसमें क्या चीज शामिल होनी चाहिए। स्कूल का वातावरण उसमें शामिल करना चाहिए, उपर्युक्त पाठ्यक्रम उसमें शामिल करना चाहिए, बच्चों के अनुभव उसमें शामिल करने चाहिए, या फिर ये सभी। अब देखिए, आप में से बहुत लोग लगा रहे होंगे बच्चों के अनुभव उसमें शामिल करने चाहिए, लेकिन
केवल अनुभव थोड़ी शामिल करोगे, उसमें स्कूल का वातावरण भी तो शामिल करोगे पर्यावरण की पाठ्यचर्या में, आप पाठ्यक्रम भी तो उसमें ऐड करोगे पाठ्यचर्या में। तो इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, है ना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, किस विधि में शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है तथा छात्र पूरी तरह क्रियाशील रहते हैं? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बच्चे हैं वो एकदम क्रियाशील रहते हैं, वही काम करते हैं? शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक होता है। और एनसीएफ भी हमारा क्या कहता है? एनसीएफ कहता है कि एक टीचर कैसा होना चाहिए? पथ प्रदर्शक होना चाहिए, एक मार्गदर्शक होना चाहिए, है ना। देखिए, समस्या समाधान विधि है, अन्वेषण विधि है, भ्रमण विधि है, या फिर सामूहिक परिचर्चा विधि है जिसमें बच्चे पूरी तरह से क्रियाशील रहते हैं? चलिए देखिए, आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, सामूहिक परिचर्चा विधि। सामूहिक परिचर्चा में क्या है? बच्चे आपस में बातचीत करेंगे और बच्चे ही सक्रिय रहेंगे, टीचर केवल उनको मैनेज करेगा, उनका मार्गदर्शक करेगा, है ना। देखिए, भ्रमण विधि में तो टीचर ही बहुत सारी चीजें करेगा, अन्वेषण यानी कि खोज विधि में भी कई सारी चीजें करेगा टीचर, और समस्या समाधान विधि में तो समस्या का समाधान भी टीचर करेगा। सामूहिक परिचर्चा विधि ऐसी विधि है जिसमें छात्र पूरी तरह से क्रियाशील रहते हैं। तो 50 वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज थी, टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज थी आपकी ईवीएस पेडागोजी की। ये वीडियो, ये सीरीज पूरी यहीं पर समाप्त होती है। हमने 50 प्रश्न आपके लिए करवा दिए हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और आपको इसके बाद कौन से चैप्टर पर टॉप 50 क्वेश्चंस चाहिए वो नीचे कमेंट्स करके आप जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।